तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। अभी हम आए हैं होटल ओरिएंट के फर्स्ट फ्लोर पर। ताज का लंगर ये एक एनजीओ है, उनकी तरफ से यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की ओपनिंग आज हुई है, या फिर ऐसा बोलिए कि आज उसकी ओपनिंग होने वाली है शाम तक के। जैसे कि आप देख सकते हो, हम सभी को पता है कि नागपुर में, इवन पूरे भारत में ही कोविड का इतना बड़ा प्रलय आ चुका है। सब लोगों की स्थिति गंभीर है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं पेशेंट को बचाने की, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि घर पे लोग पेशेंट रखने के लिए डर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी बेड की कमी है। इसी के चलते आज ताज का लंगर इस एनजीओ ने आज यहाँ पर अपनी तरफ से, अपने एनजीओ की तरफ से एक कोविड केयर सेंटर की ओपनिंग की है। तो चलो आइए जानते हैं उनसे कि ये सब करने में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ा और किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। वैसा हकदार जो है फैजान भाई की जावेद हो गया, आ जाओ। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। सैयद अफसर अली। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो कोविड केयर सेंटर जो आपने ओपन किया, इसके पीछे का आपका क्या मकसद था, क्या सोचकर आपने ये किया? अभी तो सिचुएशन जो पैंडेमिक की है, शायद हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग ग्रस्त हो रहे हैं, परेशान हैं, और बेड के लिए जो है पूरे शहर में लोग हर जगह कुछ ना कुछ ये सोच रहे कि कहीं बेड मिल जाए, हमारा पेशेंट एडमिट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा टास्क बनाने की या कोई बड़ी प्लानिंग करने की आज ज़रूरत है। सिंपल है, दिख रहा है। और ताज के लंगर का हमेशा एक नेचर रहा है कि जिस तरह की ज़रूरत हमें माशरे में या समाज में दिखाई देती है, हम उस चीज़ को जो है ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं और उसी के लिए कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे अगर आम जनता को फ़ायदा पहुंचता है, हमारे भाइयों को इससे कुछ रिलीफ मिलता है, तो हम उसके लिए ट्राई करते रहते हैं। लेकिन आज की कंडीशन में ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है जो आपने सोचा। नहीं, वो थैंक यू, आपने इतना वो किया। बाकी अब ऐसा है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होता है, मेरा ख्याल है कि जब भी अगर कहीं पे भी मुल्क में कोई मुसीबत आती है, उसके लिए अगर वो खड़ा ना रहे तो वो पूरी तरह से सोशल एक्टिविस्ट नहीं, वो कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए काम करता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो लोग आके बाहर काम कर रहे हैं, वो वाकई में एक सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवक है। तो इसी तरह से अगर सभी लोग करें, और भी जो दूसरी संस्थाएं हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि भाई आइए, काम करिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और इस तरह का जो अभी चल रहा है पूरे शहर में या मुल्क में, जो कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, इससे बचने के लिए प्रयास भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करें, लेकिन एक सोशल वर्क होना चाहिए। कितने सालों से आप ये वर्क कर रहे हो? अभी तो सोशल वर्क अगर देखा जाए
एज अ टीम ताज का लंगर यानी हमारी जो टीम है, कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी टीम में अभी मैडम यानी 100+ लोग हैं, लेकिन अभी 40-45 लोग हम लोग साथ में हैं। बाकी और जो भाई लोग अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आके खड़े रहते हैं साथ में, और अगर हमारा कोई भी टास्क हो उसके लिए वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं और करते हैं आगे बढ़ के काम। क्या तो क्या एक्टिविटीज़ आप करते हो? एक्टिविटीज़ बोले तो यानी हम लोग अभी फ़िलहाल जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ। अभी फ़िलहाल हमारे जो वसीम भाई है, रात में जो शहरी फूड है, यानी शहर में जो मुस्लिम्स डॉक्टर नर्सेस वगैरह या हॉस्टल में जो बच्चे हैं या बाहर के जो बच्चे हैं, इनको अगर शहरी फूड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे वसीम भाई उसको लीड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई, परवेज़ भाई, शब्बीर भाई, हाजी वसीम साहब, ये सारे लोग जो है ये शहरी फूड का देखते हैं। और फिर उसके बाद में अभी हम लोग जो है ये कोविड केयर सेंटर हमने शुरू किया है। यहाँ फैज़ान अहमद ख़ान है, जावेद भाई है, सुल्तान भाई है, मैं खुद हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग 4-5 लोग यहाँ पर खिदमत देते हैं। और फिर उसके अलावा हमारा एक और टास्क चलता है कि भाई जो राशन किट है, गरीबों में कौन ज़रूरतमंद है, उसका बिल्कुल पूरा वेरीफाइड करके उसके घर तक के राशन पहुँचाया जाए। और साथ ही साथ जो है छोटे बच्चों के लिए कपड़े, अच्छा। यानी कम से कम 14-15 साल के बच्चों तक के, लड़का हो या लड़की, उन्हें कपड़े प्रोवाइड करना ईद के टाइम पे। तो इस तरह से अभी 2-3 काम शुरू है। जैसे कि कोविड केयर सेंटर आपने ओपन किया, इसमें डॉक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपने बिल्कुल। कैसे मैनेज किया? अब जो डॉक्टर्स हैं हमारे पहचान में, हमारे टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कौन डॉक्टर्स कौन? वगैरह हैं। डॉक्टर अवेश हसन हैं, डॉक्टर सैयद तौसीफ़ अली हैं, और भी दूसरे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रुकैया खौसा है। तो इस तरह से जो है वो लोग भी यानी सोशली बिल्कुल आगे बढ़ के वो चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी बेड की कमी है अपने शहर के अंदर में, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्या मामला चल रहा है। तब जो लोग बिल्कुल सोशल होकर आगे आना चाहते हैं कि भाई हम खिदमत देंगे, हम करेंगे करके, तो ऐसे लोग हैं ना, यानी अभी समाज से जो है सोशल वर्कर ख़त्म नहीं हुए हैं, करते हैं लोग। तो इस तरह से जो धीरे धीरे फिर कुछ कोशिशें किए तो एक टीम बनी जाती है। आपने जैसे कि ये कोविड सेंटर शुरू किया, इसमें किस टाइप के आप पेशेंट रखोगे? इसमें मेरा ख्याल है कि इसकी जानकारी फैज़ान अहमद खान बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा पूछेंगे। बेहतर हाँ। तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स अभी हम लोग देने वाले हैं, जिनको हम एडमिशन लेंगे, वो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स का हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। जो हमारे डॉक्टर्स ने हमको समझाया है कि बहुत सारे लोगों का सैचुरेशन जो है वो घर में डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो 90 के ऊपर तक के जो पेशेंट्स हैं, 90 अगर किसी का सैचुरेशन है, वैसे सैचुरेशन 96 के ऊपर रहना चाहिए तो नॉर्मल है। तो जिसका 90 तक आ गया है तो हम उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट करके उनका सैचुरेशन स्टेबल कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। प्लस उनका जो HRCT का जो स्कोर है वो <7 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे उनको ले सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया, जो डॉक्टर्स हमारे कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि HRCT का उनका स्कोर लेस भी है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों की डेथ हुई है। और HRCT स्कोर लेस होने के बाद में भी वो मॉडरेट से सीवियरिटी तक के वो गए हैं। और उसकी बहुत वजह ये भी हुई है, कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि पेशेंट डरते हैं, जाते नहीं हैं और बचते हैं डॉक्टर के पास में जाने से, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और दूसरे, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जा कर के देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा क्राउड होता है, और फिर वो अभी 45-46 डिग्री जो भी टेम्परेचर अभी चल रहा है, एक तो लाइन में लग, क्योंकि अभी आप HRCT का भी अगर आप देखें आज, तो HRCT में जाने के लिए आपको प्राइवेट में भी भीड़ लगी हुई है। तो पेशेंट सोचता है कि यार मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन क्या मैं जाके गर्मी में खड़ा रहूँ, और फिर एक तो वहाँ पे भीड़ लगेगी तो और वो वायरस कोविड का जो स्प्रेड है, हाँ, कोविड का स्प्रेड और बढ़ेगा, इसलिए वो नहीं जाते। लेकिन वो खुद रुक के जो है उनका वायरस जो है वो बढ़ जाता है, वो मॉडरेट से सेवेरिटी की तरफ वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा है अवेलेबल? यहाँ पे हमारा एक लैब है, हमारे डॉक्टर ओवैस हसन साहब भी आ गए हैं, तो लैब के जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पर आएंगे, सैंपल लेंगे, और वो फिर वहाँ से जो है हमको बताएंगे इनका रिपोर्ट्स नेगेटिव है, और डॉक्टर से फिर वो कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स भी है और दूसरे डॉक्टर्स भी है जो यहाँ पे ड्यूटी देंगे। सबका मतलब डे नाइट शिफ्ट है, और नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है। हमारे डॉक्टर ओवैस साहब भी आ गए हैं, आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी है,
और अभी साल भर से जो है वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, अभी ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में भी है। और बस आप बताओ। ठीक है। कोविड की परिस्थिति है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड का, तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है फ़िलहाल। और यहाँ पे हमको मानवता के लिए जो काम करना है, हमको अपनी खुद से सेल्फ से बढ़ के आगे बढ़ के काम करना है। और जो भी भयावह सिचुएशन है कि आप जहाँ देखे हो कि तो हर दूसरे घर के अंदर आपको कोविड पेशेंट मिल रहा है। जिस तरीके से पहले इसके डायबिटिक हाइपरटेंसिव के पेशेंट, तो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में हर कोविड पेशेंट आपको नज़र आ रहा है कि हर दूसरे घर में। और ये जो स्ट्रेन पैटर्न है, पहले ऐसा था कि एक कोविड था उसको आइसोलेट कर देते थे, पूरा घर सेफ रहता था। पर अभी का जो स्ट्रेन आया है, इसके अंदर एक पेशेंट के साथ मल्टीपल इसके अंदर हो रहा है। रीजन क्या हो सकता है? इसका रीज़न एक यही है कि हमारा जो कांटेक्ट है, जो पहले कांटेक्ट ट्रेसिंग होती थी, तो कांटेक्ट अभी इस वक्त में लोगों ने ही, इसमें लोग जिम्मेदार है। सबसे मैं जो मानता हूँ लोग जिम्मेदार है, उसके अंदर यह है कि हमको थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई तो जो काउंटर प्रिस्क्रिप्शन है, काउंटर सेलिंग है, उसको थोड़ा सा बुखार जैसा लगा, वो गया फार्मेसी पे गया, उसने जाके दवा ले लिया, दादा मला हे होता है ते तिकडे गेला, त्यांनी उचलला। तो ये इस तरीके से दिस इज द सिचुएशन प्रेजेंट। तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन से जो लोग हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ा है। और जो लोगों ने गूगल पढ़ के अपने आप को और खुद का ट्रीटमेंट किया, लोगों ने, जो मुझे मालूम है, बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट आई एम वर्किंग इन द लास्ट 1 ईयर्स इन कोविड, सो लोगों ने सेल्फ अपने आप को उसको ट्रीट किया है। तो ये सबसे बड़ा एक उसका नुकसान है। उसके अलावा क्या करना चाहिए? उसके अलावा देखिए, अभी आपके पास आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत फैल चुकी है। तो हम क्या कहाँ तक के कर सकते हैं? तो अभी भी अगर आपको लगता है, फर्स्ट आपको थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार जो सिम्टम्स आपको नज़र आती है, आप सबसे पहले आपके नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अभी तो सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे जिनकी रिपोर्ट। नहीं, सिम्टम्स देखिए, जैसे जिनको सिम्टम्स नहीं दिख रहे पर मुंह का टेस्ट चले जा रहा है। अच्छा। कई लोग बताते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में मुंह का टेस्ट चले गया था। कई लोग बताते हैं कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है। तो ये जो सारी सिम्टम्स है, थोड़ा सा हाथ पाँव दुखता है, गले में, अभी मैक्सिमम लोगों को गले में खराश जैसी, तो वो ये समझते हैं कि गराश। और कुछ अभी नए नए सिम्टम्स है, एब्डोमिनल फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल पेन होता है, लूज मोशन है। तो इस तरीके की, तो अभी आपको कुछ भी आपके शरीर के अंदर नई चीज स्थिति पैदा लग रही है, तो आप अपने आप को खुद का डॉक्टर ना बने, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप अपने घर में लोगों को फैलने से बचा सकते हैं। और अगर आपको खुद ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आपको आइसोलेट करें। सबसे पहला आपको आइसोलेट करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे तो आप इस चेन को नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ आपके कांटेक्ट में आ रही है, आपके बच्चे कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपके मदर कांटेक्ट में आ रहे हैं, एंड दोज हु आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप उनसे मिल रहे हो, तो ये बहुत जल्दी अफेक्ट करते हैं। क्या यही रीजन है कि दिन ब दिन कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, रीजन की संख्या बढ़ते ही जा रही है, कम तो नहीं हो रही। कम नहीं हो रहा है, इसलिए रीजन यही है। क्योंकि देखिए, और हाँ, एक दूसरा है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग। मुझे मालूम है कि मैं ये कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया था, तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दूसरों के कांटेक्ट में ना हूँ, एटलीस्ट अपने आप को लोगों से बचा के रखूं। पर कैसा है, टेस्टिंग के लिए भी डर रहे हैं, वो तो डरते ही है कि जाएंगे तो पॉजिटिव आना ही बात आना है। वही तो है। तो इसीलिए जो लोग डर रहे हैं, तो वही फैलने का कारण है। मैं पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव और मैं टेस्ट नहीं करा रहा हूँ और मैं 10 लोगों के कांटेक्ट में आ रहा हूँ, तो मैंने तो वो 10 लोगों को दे दिया ना। मैंने टेस्ट ना करा के एक गलती वहाँ की और उसके बाद वो 10 लोगों को मैंने पॉजिटिव किया। दैट इज़ अ मेन रीज़न। तो इसीलिए हमको कांटेक्ट ट्रेसिंग पे और हम अपने आप को लोगों को एजुकेट करना। अभी ये स्थिति हम बोल देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, मैं बोलता है तक कि तो आप गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हो, प्रशासन पे ब्लेम कर रहे हो, एनएम से, ठीक है, जो भी ब्लेम है वॉट एवर इट में भी, पर हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? हम आज कहाँ खड़े हैं? एक किसी की माँ अगर चले जाती है तो वो उसका दर्द तो है ना, तो वो दर्द जानता है, तो वो दर्द अब हमको समझना है कि वो दर्द हम ना झेले। तो हमको वो सोच के अब हमको लोगों के लिए उतरना ज़रूरी है। और हमने ये जो ताज कोविड केयर सेंटर का हमारा उद्देश्य है कि जो अभी भी लोगों को इतना बेड कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे हम डॉक्टर हैं, हमको रोज़ जानने वाले लोग फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा हो रहा, सर वैसा हो रहा, हमको बेड नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, अरेंज कर दो। क्या हुआ? तो सेचुरेशन कितना हुआ? आज 2-3 दिन से बुखार था, पर आज हमने देखा तो उनका सेचुरेशन 88 हो गया। इस तरीके के, तो जो 2-3 दिन से था, तो 2-3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें ना करें। और ये खोलने का उद्देश्य है कि ताकि जो माइल्ड वाले केसेस हैं,
जो घर के अंदर आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है उन लोगों को आइसोलेट करना। ज़रूरत पड़ने पे अगर उनकी ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमने पूरा ऑक्सीजन का कनेक्शन दिया है, तो उनको ऑक्सीजन मिले तो वो उनका उस वक्त है। और उसके बाद में वो जो 2-3 दिन अगर उनको है ज़रूरत, तो उनके लिए वो खुद पे जहाँ मॉडरेट पेशेंट रखे जाते हैं, और मॉडरेट होने की सिचुएशन में जैसे एक है पेशेंट जो रहता है आइसोलेट करना, माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर। तो अगर वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाता है तो तब तक हम उनके हैं, तो हमारे पास यहाँ एनेस्थेटिस्ट है, फिजिशियंस है और राउंड द क्लॉक यहाँ नर्सिंग स्टाफ है। तो वो सब उनकी मॉनिटरिंग करेंगे राउंड द क्लॉक के पेशेंट को अगर कुछ लग रहा है। और जो ट्रीटमेंट का पार्ट है तो हमने एनएमसी के साथ, एनएमसी से परमिटेड लेके जो भी हम यहाँ ट्रीटमेंट लेके अच्छे डॉक्टर्स की गाइडेंस के अंदर लोगों को ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ की एडमिशन प्रोसेस क्या होंगी? एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहेगा कि दोज हु आर माइल्ड केसेस एंड दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन, दैट्स मीन उनका सैचुरेशन मेंटेन है, उनका जो सिटी सीवरिटी स्कोर 8 के करीब है, 6 के पास है, पर वो उनके घर में रहने की स्थिति नहीं है, तो वो आइसोलेट होना चाहते हैं, तो वो यहाँ आके आइसोलेट रह सकते हैं। और उनको जो ट्रीटमेंट देना है, जो प्रशासन ने, जो हमको गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उनको ट्रीट करेंगे यहाँ पर। और कितने डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे आपके पास? यहाँ पे अभी देखिए जैसे हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट है, 2 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है और राउंड द क्लॉक हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है और आरएमओज है। तो एक बाकायदा जैसे 15 बेड के लिए अभी भी हमारे पास एक 5 डॉक्टर की सक्षम टीम है। अभी आपके पास 15 बेड्स अवेलेबल? 15 बेड अवेलेबल है यहाँ पर और 5 डॉक्टर की सक्षम टीम है हमारे पास, जिसके अंदर कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है। तो ये सब सारी चीज़ें जो 15 पेशेंट के लिए काफ़ी, हम तो ऐसे अभी हमें तो एक डॉक्टर, अभी स्थिति ऐसे कि आप आईजीएमसी में या जीएमसी में जाओ तो एक डॉक्टर 80 पेशेंट देख रहा है। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। पर उस सिचुएशन से हमको उभरने के लिए, आने के लिए सबको अब साथ आना पड़ेगा। ऑक्सीजन की वैसे भी तो कमी है, तो आप कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ चलो, जो ऑक्सीजन की कमी है तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से इस चीज़ के, जो एनएमसी प्रशासन है वहाँ पर भी जो माननीय कलेक्टर साहब है उनसे भी बात हुई, और हमने खुद अपने तौर पे, हमारी जो ताज का लंगर टीम है, तो ताज के लंगर ने ऑलरेडी हम लोगों ने 30 सिलेंडर परचेस किया है और न्यू सिलेंडर हमने परचेस किया है ये लोगों के लिए। और यहाँ जो 30 सिलेंडर है बाकायदा हमने ये एक होटल के अंदर हमने बाकायदा उसकी लाइनिंग कराई है ऑक्सीजन की, नीचे उसकी पूरी फिटिंग है। तो राउंड द क्लॉक वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, जो डे बाय डे जैसे जैसे सिलेंडर्स एम्प्टी होते हैं, तो जो यहाँ पर जो नागपुर के जो डीलर है, ऑक्सीजन डीलर्स, हमने उनसे, तो वो हमको डेली की आपूर्ति कम से कम 15 से 20 सिलेंडर डेली हमको रिफिलिंग करके मिलेंगी। तो हमारे को ये एक एश्योरेंस है कि हम 15 पेशेंट को हम देंगे। और हमारे पास माइल्ड पेशेंट्स रहेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट, तो जो उनकी हम उनके हिसाब से, देखिए आज ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस हिसाब से देना, तो हम यहाँ जो डॉक्टर्स है वो ट्रेन डॉक्टर है, तो वो पेशेंट को अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन उतना यूज़ किया जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन हम यहाँ बचाए तो किसी और को ऑक्सीजन बाहर मिले। और वैसे भी मतलब ये स्टार्ट करने के पहले ही हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले रिसर्च की है पूरे ऑक्सीजन डीलर से भी